ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट रोजगार की गारंटी या मारने की गारंटी? कहाँ बाहर बज रहा है कि यहीं बज रहा है? ये म्यूजिक बाहर बज रहा। जो गारंटी है वो रोजगार की है या मारने की? दो टूक बात, साफ साफ कोई लाग लपेट नहीं है इसमें। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इसको समझने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये साफ साफ बात है कि इसमें कुछ दाल में काला जरूर है, और इस दाल काली को या काली दाल को या दाल में काले को हमने लोग ने समझ लिया है, इसलिए इसको यहां पर रखा गया है। पर इस टॉपिक पर आने से पहले मैं चंद बातें साफ कर दूं ताकि आप इस टॉपिक के पीछे छिपी हुई सच्चाई, झूठ और इस कपट को समझ सकें कि कहीं सचमुच दाल में कुछ काला है। आप समझ सकें कि सरकार, खासकर कांग्रेस सरकार, हम एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज यानी कि मूल निवासी लोगों को किस तरह बेवकूफ समझती है। वो समझती है कि इन लोगों को कुछ समझ में आता ही नहीं, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा समझ जरूर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील सरकार, ये जो गठबंधन है जिसको हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, यूपीए सरकार कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व को हरा करके इस यहां पर आया, और सरकार कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनी, जिसको दोनों कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी, सभी लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। आरजेडी तो अंदर है, लेकिन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं बाहर से। यानी कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो जनता और गरीब के पैरोकार हैं, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, वो हम लोगों की सचमुच सरकार बन गई है। और अब तो सचमुच जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। भाजपा के नेतृत्व में सांप्रदायिक सरकार थी, केंद्र से हटाकर हमने समझा कि मूल निवासी भाई बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो अब ये नई सरकार आई। लेकिन फिर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने अपनी चाल चली। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट और साम्यवाद और ब्राह्मणवाद का अंतर आपको समझाया जा रहा है, और मेरा काम इससे और आसान हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट कौन है, और एक तरफ कांग्रेस की राजनीति, दूसरी तरफ कम्युनिस्टों की राजनीति, यानी एक तरफ सांपनाथ और एक तरफ नागनाथ, दोनों अपनी राजनीति कर रहे हैं। और हमको यह लग रहा है कि वो सचमुच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत हमारी लड़ाई लड़ेंगे, आम आदमी की लड़ाई लड़ेंगे, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे और मूल निवासी की लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आगे झांसा लगाने की कोशिश की गई, और इस झांसे के तहत आम आदमी जो एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज यानी कि मूल निवासी समाज में आते हैं, उनको षड्यंत्र की जगह 3 बिल पास कराने की कोशिश की गई। और ये 3 बिल कौन से थे? सर्वप्रथम रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर का बिल लाया गया। फिर दूसरा बिल था ट्राइबल एक्ट का, और तीसरा बिल था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये तीनों बिल आप देखेंगे कि सचमुच कॉमन आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए। ऐसा लग रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और 80% गांवों में रहने वाला मूल निवासी समाज का आदमी, उसके लिए यह बिल है। यह बिल सचमुच उसके लिए है ऐसा लगा। और इस पे अपार ऐसी मंत्रणा, ऐसी घोषणा और ऐसा विवाद, ऐसा मतलब जलसा आयोजित कर दिया गया कि लगा कि सचमुच और भूचाल आ जाएगा। भारतवर्ष में संरचनात्मक परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि अब यह हाथ आम आदमी के साथ हो गया। यह हाथ आम आदमी के साथ, यह नहीं लग रहा था
कि यह हाथ सचमुच गले पे पहुंच रहा है। साथियों, यह बड़ा अचंभा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जानबूझकर माहौल को गर्म किया गया, जानबूझकर यह दिखाया गया कि देखो ये जो सरकार बनी है कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सरकार, यह सचमुच आपके लिए बनी है। और हमारे भाई झांसे में आ भी गए और उस झांसे का सबसे बड़ा प्रमाण है यही महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हमारे भाइयों ने बनवाई और उसका झांसा था प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन सबसे पहले महाराष्ट्र में घोषित किया गया और किसी और ने घोषित नहीं किया, एक शेड्यूल्ड कास्ट के चीफ मिनिस्टर ने घोषित किया नहीं, बल्कि उससे करवाया गया, सुशील कुमार शिंदे से इस महाराष्ट्र में घोषित करवाया गया। और हमारे भाई लोग कौवा कान लेके जा रहा है, कान देखने की बजाय कौवे के पीछे भागने लगे कि अरे अब तो नौकरी मिली प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली। और आनंद फानन में महाराष्ट्र के सदन में आपने पूरा प्रस्ताव पारित कर दिया और यह बता दिया कि अब तो रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि कल चौहान साहब ने बताया कि विधानसभा में लेजिस्लेशन तो पास होता है, प्रस्ताव तो पास हो जाता है, लेकिन कानून बनने में देर लगती है। इस पेचीदगी को हमारा भाई नहीं समझ पाया, हमारा मूल निवासी समाज समझ नहीं पाया कि अगर विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसको कानून बनने में कितना समय लगेगा, और कानून बनने में समय ही नहीं लगेगा, उसको यहां की न्यायपालिका वैध करार देगी या नहीं देगी कि वह उसके अंदर अमेंडमेंट घुसेड़वा देगी। और साथियों, यही हुआ कि जिस विधानसभा ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल पास किया था, उसी विधानसभा में यह कहा गया कि यह बिल जो है ये संविधान या संविधान संगत नहीं है, यह तो संविधान के खिलाफ है। और पता चला कि वह ठंडे में चला गया, ठंडे बस्ते में चला गया। अगर यह पाखंड नहीं था तो और क्या था। अगर दूसरा इसका उदाहरण मैं पाखंड को सिद्ध करने के लिए दूं कि जिस शेड्यूल्ड कास्ट चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में महाराष्ट्र में चुनाव जीता गया, उसको ढक्कन बना करके क्यों आंध्र प्रदेश भेज दिया गया? उसको क्यों ढक्कन बनाया गया? अगर सचमुच आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के पक्ष में थे, आप चाहते थे कि मूल निवासी समाज का उत्थान प्राइवेट सेक्टर के रिजर्वेशन से हो, तो उसको लागू किया जाना चाहिए था और उसी चीफ मिनिस्टर के अगुवाई में लागू किया जाना चाहिए था जिस चीफ मिनिस्टर की अगुवाई में आपने महाराष्ट्र का चुनाव जीता। यह छल नहीं तो और क्या था। साथियों, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि कांग्रेस सरकार केवल बिलों पर अपने यहां मंत्रणा करवाना चाहती है, बहस करवाना चाहती है और हमारे सीधे सादे लोगों को बरगलाना चाहती है, अपने पक्ष में करना चाहती है, लेकिन उनको हक देना नहीं जानती। अगर हक दिया होता तो मुझे लगता है कि 58 वर्षों में कम से कम 58 चीफ मिनिस्टर तो होते ही, ये केवल 2 चीफ मिनिस्टर क्यों हुए। इसलिए साथियों, हमें इस बिल का जो रोजगार गारंटी बिल है उसका मर्म समझना चाहिए, उसकी मंतव्य समझना चाहिए, उसके प्रकार को समझना चाहिए, उसके कर्तव्य को समझना चाहिए, तब उसके पीछे भागना चाहिए। यह मन नहीं बना लेना चाहिए कि नहीं अब तो प्रस्ताव पारित हुआ और हमको सब कुछ मिल गया। अब आइए मंत्रणा करते हैं, व्हाट इज दिस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कानून 2005 क्या है। साथियों, इसको अगर नरेगा कहा जाए, नरेगा मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट, यानी कि NREGA, नरेगा इसे कहेंगे बार बार, क्योंकि बड़ा भारी लंबा नाम है इसलिए इसको नरेगा कह के काम चलाएंगे।
ये जो नीगा है, इसको नीग्रो ना समझिएगा, नीग्रा है ये, और आपको सचमुच ग्रह करने का इसमें साजिश भरी हुई है। तो ये जो नीगा है 2005, वह कानून है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अदक्ष, यानी कि मैनुअल लेबर, अदक्ष दैहिक श्रम, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी कर अपने यहां मांगे जाने पर 15 दिन के अंदर सार्वजनिक काम पर लगाया जाना जरूरी हो सकता है, या उसको यह अधिकार मिल जाएगा। और अगर काम मांगने वाले को काम नहीं दिया गया तो उसे सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। मैं इसके बीच में आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर पेच है। परंतु जो ये नीगा 2005 के तहत आरंभ में बात हुई है, वह केवल 100 घंटे काम देने की बात हुई है। यानी कि 365 दिन होंगे साल में, जिनमें आपको 100 घंटे का 100 दिन काम मिलेगा, यानी कि 100 घंटे का काम मिलेगा आपको, 100 दिन का काम मिलेगा, सॉरी 365 दिन में 100 दिन का काम मिलेगा आपको। और 100 दिन के काम यानी कि आपको अगर पर दिन 60 रुपया मिल रहा है तो आप साल में 6000 रुपया कमा सकते हैं, 500 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन 500 रुपया कमाने वाला वो जो है वो व्यक्ति नहीं है, वो परिवार है। वो परिवार 4.76%, या मान ले 5 आदमियों का जो परिवार होगा उसकी महीनावार जो इनकम होगी वह 500 रुपया होगी। यानी कि आप खुद लगा सकते हैं कि यह कितने रुपया पर दिन पर वह आदमी खाएगा। आटा कितने रुपए किलो मिलता है, यह सचमुच मुझे यह तब पता हुआ जब मैंने अभी जो है दिल्ली में खरीदा, वो 12 रुपए किलो मिला। आप 3 रुपया पर डे 5 आदमी का परिवार क्या खाएगा, आप ये मुझे बताइए। यह मैं केवल खाने की बात कर रहा हूं कि आटा खरीदेगा कितना, चावल कितना खरीद सकता है 3 रुपए में पर डे में। अभी मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, लिखाई की बात नहीं कर रहा हूं, दवा की बात नहीं कर रहा हूं, और न ही बात कर रहा हूं कपड़े की और न घर की, केवल खाने की बात कर रहा हूं। और खाने में 3 रुपया पर डे के हिसाब से उसको मिलेगा। यह है न्यूनतम जो है वेज, न्यूनतम मजदूरी जो मिलेगी इस ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत आपको। और हम बड़े खुश हैं, सरकार अपना सीना ठोक रही है कि हमने देखिए रोजगार गारंटी स्कीम, रोजगार गारंटी एक्ट लगा दिया है, और 3 रुपया पर डे आपको मिलेगा, वो भी 5 आदमियों के घर में। अरे शर्म आनी चाहिए आपको 3 रुपए में। तो आजकल आपको पता होगा कि एक समय का ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा, और लंच और डिनर की तो बात छोड़ दीजिए। दिन में अगर एक मील आदमी खाए, एक समय का खाना खाए, तब भी वो 3 रुपए में नहीं खा सकता। यह कानून पहले 200 शहरों में लगाया जाएगा। आप पूरे समाज में नहीं लागू करने जा रहे हैं, पहले केवल 200 शहरों में लगाया जाएगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, अच्छा शहर जिला नहीं है, शहर नहीं है, हाँ जिला। अच्छा, उसके बाद यह जो पारित हुआ है उसके 6 महीने के अंदर जितनी राज्य सरकारें हैं वह कानून बनाएंगी। आपको पता है 1984 में एक स्कीम आई थी, अंबेडकर ग्राम योजना। अंबेडकर ग्राम योजना 1984 में आई थी, और मैं, हमारे यहां अभी हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, मौर्या साहब, वो रूरल डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा राज्यों में यह स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई है। 11 साल हो गए, मतलब 20 साल हो गए हैं, और 20 साल में अभी तक यह स्कीम लागू ही नहीं है। आप यह बताइए कि यह जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट है उसको कहा तो गया है 6 महीने में, लेकिन वो कितने महीने में लागू होगी इसकी कोई गारंटी है?
उसकी कोई गारंटी नहीं है, और यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वह लागू करे या न लगे। न इसके अंदर क्या होगा कि जब तक 50 मजदूर नहीं हो जाएंगे एक साथ, तब तक उनको काम नहीं मिलेगा। गांव में जब तक एक साथ 50 मजदूर नहीं आ जाएंगे, तब तक उनको काम नहीं मिलेगा। और एक बार अगर काम शुरू हो गया तो उसके बीच में कोई मजदूर रखा नहीं जाएगा। इसके बाद इसके पंजीकरण करवाना है, इसमें रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कहां करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है इसके लिए ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब आप बताइए, जिस ग्राम पंचायत में हमारे लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है, जिस ग्राम पंचायत में हमारा सरपंच होते हुए राष्ट्र ध्वज नहीं फहरा सकता है, और अगर राष्ट्र ध्वज फहराने की बात करे तो उसको नंगा करके घुमाया जाता है, उस ग्राम पंचायत में हमारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? हमारे मूल निवासी लोग क्या रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? आप बताइए हां या ना। अब आप बताइए कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, और यह रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए होगा। यह केवल रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन काम के लिए, अलग अलग कामों के लिए उसे अलग अलग समय पर अलग अलग जगह अर्जी देनी होगी। एक तरफ रजिस्ट्रेशन करवाएगा और दूसरी तरफ अलग अलग अर्जी देगा कि यहां काम हो रहा है, वहां काम हो रहा है, वहां काम हो रहा है। और यह काम केवल 5 किलोमीटर दायरे के अंदर ही वह कर सकता है, इसके बाहर वह नहीं जा सकता। आप बताइए कि परत तत् परत, परत दर परत, जैसे जात जात की जात, वैसे ही इस गारंटी पे गारंटी दर गारंटी। और हमारा आदमी पिलर टू पोस्ट, यहां से वहां, वहां से यहां, इसी में ही चक्कर में रह जाएगा। अच्छा, इसकी जो इकाई, न्यूनतम इकाई है, वो ब्लॉक बनाया गया है, और इस पे एक प्रोग्राम ऑफिसर होगा, जो कि मुझे लगता है कि केंद्र से आएगा तो हो सकता है कि वो कुछ काम कर दे। लेकिन मजदूरी जो आपको दी जाएगी, वह 75% उसका आपको काइंड में दिया जाएगा, यानी कि अनाज के रूप में दिया जाएगा, और केवल 25% आपको कैश दिया जाएगा। यह तो हमारे यहां बामसेफ में बहुत पहले से डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे मूल निवासी समाज को उन्नति से रोकने के लिए सदा से इस समाज ने उसे अनाज के रूप में मेहनताना दिया है। कहीं वह आत्मनिर्भर रूप में पैसे लेकर खड़ा ना हो जाए, इसलिए उसको पैसे से हमेशा वंचित रखा है। और अब सरकार भी यही काम कर रही है कि 75% उसको अनाज देगी, जिसको वो खाए और लैट्रिन करके साफ कर दे। बचा ना पाए वो कुछ, और बचाए तो वह पैसा अगर होगा तो वह कपड़े खरीद सकता है, वह पैसा होगा तो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, अगर उसके हाथ में धन है तो वह जाकर के लड़की की शादी कर सकता है, और वह कहीं बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन पैसा नहीं देना चाहिए। मॉनिटरी गेन शुड नॉट बी अलाउड टू दी मूल निवासी। पैसे की जो ताकत है वह समझते हैं, इसलिए पैसा न दो, पैसा 25% दो, 75% उनको अनाज दो, जिसके कि वह खाए और उसी में अपना हाथ सानता रहे। तो साथियों, ये एक और चाल। अच्छा, मजदूरी आपको 1 हफ्ते बाद मिलेगी, मजदूरी आपको 1 हफ्ते बाद मिलेगी। और अगर मान लीजिए कहीं और ज्यादा कुछ हो गया तो आपको मजदूरी 15 दिन बाद मिलेगी। अरे यहां नंगा नहाएगा क्या, पोछेगा क्या भाई? बात यह हो रही है कि डेली का खाना मिले, वहां आप कह रहे 1 हफ्ते बाद मिलेगा। पता यह चलेगा कि हमारा भाई 1 हफ्ते के अंदर तो गुड़मुड़ा के मर जाएगा, और वह श्रम भी कर देगा, और 1 हफ्ते बाद उसको अनाज भी नहीं मिलेगा। जो देने वाला होगा वो कहेगा तुमने काम कहां किया यार, वो कार्ड भी रख लेगा। इसके बाद
अगर मजदूरी समय पर मजदूर जिस प्रकार काम दिया जाएगा, जिस प्रकार का काम दिया जाएगा उसको करना पड़ेगा, यह उसमें शर्त है। जिस प्रकार का भी काम दिया जाएगा उसको करना पड़ेगा। अब हमारे लोगों को कैसा काम दिया जाएगा यह आप सोच सकते हैं, कौन सा काम दिया जाएगा यह भी आप सोच सकते हैं। उसमें 8 काम लिखे हुए हैं, 8 काम लिखे हुए हैं जो कि वो करवाएंगे। 8 काम यह है कि तालाब बावड़ी बनाना, रोड बनाना, सिंचाई के लिए कैनाल बनाना और भूमि ऊसर का सुधार करना। और उसके अंदर नवा एक कार्यक्रम दे दिया है, जैसा कि गांव समिति उचित समझे, जैसा कि गांव समिति उचित समझे। तो भैया तुम समझ लो चमारन का कौन काम दिया जाता है, अब हमका कौन काम नहीं है वही बता सकत है, हम नहीं बता सकते। अब आप दिक्कत यही है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा काम देंगे तो आप कर लेना, हम नहीं जानते भैया। अब तीसरी बात आइए इसमें और आगे चलते हैं। यहां पर ग्राम पंचायत को सबसे ज्यादा ताकत दी जा रही। ग्राम पंचायत के 7 फंक्शन, मैं जब कानून पढ़ रहा था तो उसमें ग्राम पंचायत के 7 फंक्शन मुझे दिखाई पड़े। वह 7 फंक्शन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं और उसके माध्यम से यह प्रूव करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत कितनी सशक्त होने जा रही है। और उस सशक्तिकरण को देखते हुए हमारा भाई कितना पावरलेस हो जाएगा, हमारा मूल निवासी समाज कितना निर्जीव हो जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। जरा उसके काम देखिए। सबसे पहले ग्राम पंचायत संभावित श्रमिकों का पंजीकरण करेगी, यानी कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर वर्कर्स विल बी रजिस्टर्ड बाय ग्राम पंचायत। काम का कार्ड वही जारी करेगी। द कार्ड ऑफ द वर्क विल बी गिवन बाय ग्राम पंचायत। कार्ड का काम के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करना। द एप्लीकेशन फॉर वर्क विल बी अटेंड बाय और विल बी प्रोसेस्ड बाय ग्राम पंचायत। इन सब के साथ प्रोग्राम ऑफिसर को वही देगा, ग्राम पंचायत ही प्रोग्राम ऑफिसर को देगी। फिर श्रमिकों को सूचना देगी कि कहां पर काम उपलब्ध है, वही सूचना देगी वह काम कहां उपलब्ध है। उसके बाद ग्राम पंचायत ही इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, वही काम को लागू करेगी। इसके बाद मस्टर रोल ग्राम सभा के पास होगा और ग्राम सभा ही उसको सोशल ऑडिट करेगी। अब आप सोच लीजिए कि ग्राम सभा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और अभी आने के आगे भी चल करके मैं बताऊंगा कि गांव जो गारंटी स्कीम है उसकी वास्तविक तस्वीर जो हम जान रहे हैं कि ग्राम सभा को इतनी ज्यादा पावर दी जा रही है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। उस गांव में, जिस गांव मतलब हमारे समाज के लोग 80% गांव में रहते हैं, वैसे भारतवर्ष में 78% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन दलित समाज के लोग, मूल निवासी समाज के लोग, SC ST लोग जो है 80% गांव में रहते हैं। उस गांव की तस्वीर सबसे पहले अगर किसी ने दिखाई थी तो मुझे लगता है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिखाई थी। और मैं चाहता हूं कि आप उस गांव की तस्वीर जरूर पढ़िए। और अगर इंग्लिश का वॉल्यूम आपके पास है तो वॉल्यूम 5 में पेज नंबर 19 से 26 तक आप बाबा साहेब द्वारा दिए गए भारत के गांव की तस्वीर को जरूर पढ़िए। मैं चाहता हूं कि बाबा साहेब की उस तस्वीर को आपके सामने पढ़ूं, क्योंकि अभी तक मैं ये बता रहा था कि जिस ग्रामीण रोजगार योजना की जो गारंटी है, जो मिल रही है, वह किस ग्राम में मिल रही है, वह किस जगह मिल रही है, आपको उसकी सच्चाई भी तो आपको पता होनी चाहिए। अभी तो केवल ऐप की सच्चाई हम बता कर रहे थे,
अब हम उस जगह की सच्चाई बताना चाहते हैं जिस जगह पर यह एक्ट लागू होगा, उसकी सच्चाई क्या है, और इसकी तस्वीर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिखाई थी। बाबा साहब का मानना था कि अगर हिंदू सामाजिक व्यवस्था की हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मूल निवासियों की सही हालत देखनी है तो हिंदू गांव में जाके देखिए, क्योंकि हिंदू गांव हिंदू सामाजिक व्यवस्था का जीता जागता रूप है। इट्स प्रैक्टिकल की जो वो है वहां पर दिखाई पड़ता है कि हिंदू समाज किस तरह काम कर रहा है। गांव में हर हिंदू अपने आप को सर्वोपरि मानता है, अस्पृश्यों से को भगवान की तरह उसकी, मैं ये इंग्लिश का तर्जुमा पढ़ रहा हूं, आपको चाहेंगे तो मैं इंग्लिश का भी पढ़ दूंगा। उसकी इच्छा होती है, जो सवर्ण समाज के लोग होते हैं जिनको बाबा साहेब हिंदू कह रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखी जाए, और यह प्रतिष्ठा वह तब तक बनाए नहीं रख सकता जब तक उसके इशारों पर कोई नाचने वाला ना हो, और अस्पृश्य में उसे उसके इशारों पर नाचने वाला मिलता है, जिसके लिए वह किसी किस्म का भुगतान नहीं करता। उसके इशारों पर अस्पृश्य समाज नाचता है, जिसके लिए उसको कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अपनी मजबूरी की वजह से अस्पृश्य सामाजिक सेवाओं को करने के लिए इनकार नहीं करता, और हिंदू गांव वाले उन्हें सेवाओं करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि यह सब उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और इन सेवाओं में जरा सी चूक अस्पृश्य ने की तो उसकी सजा उस पर दी जाती है, और यह सजा एक व्यक्ति को नहीं दी जाती साथियों, यह सजा अकेले एक स्पृश्य को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को दी जाती है, और यह समुदाय पूरे सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार किया जाता है। और आज के समय में तो उसकी महिलाओं पर बलात्कार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार। मध्य प्रदेश की में एक 70 साल की शेड्यूल्ड कास्ट महिला के साथ बलात्कार किया 17 साल के लड़के ने, केवल इसलिए कि वह उस ग्राम के मूल निवासी समाज के 80 लोगों को वह जो है सबक सिखाना चाहते थे। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि भारत के गांव की तस्वीर ऐसी है, इसमें गणतंत्र या प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है, या समानता के लिए कोई स्थान नहीं है, ना यहां स्वतंत्रता के लिए और ना बंधुत्व के लिए। भारतीय गांव का गणतंत्र अस्तित्व विहीनता का परिपक्व है। यह गणतंत्र है केवल सवर्णों के लिए, गणतंत्र है सवर्णों द्वारा सवर्णों के लिए, और सवर्णों का यहां स्पर्शों का कोई अधिकार नहीं है, और यहां उसके लिए करने के लिए केवल है और मरने के लिए है, वरना उसको कोई अधिकार नहीं है। ये बाबा साहेब 1936 में लिख रहे थे, और उसका कंक्लूजन बाबा साहेब लिखते हैं, सच इज द पिक्चर ऑफ इनसाइड द लाइफ ऑफ इंडियन विलेज। इन दिस रिपब्लिक देयर इज नो प्लेस फॉर डेमोक्रेसी, there is no room for equality, there is no room for liberty, there is no room for fraternity. The Indian village is very negation of republic. It is a republic, if it is a republic, it is republic for untouchable, for touchable and by touchable. और इसलिए the republic is an empire of Hindu over untouchable. It is a kind of colonialism of Hindus designed to exploit untouchables. The untouchables have no right. They are only to wait and submit. They are there to die and to try. They have no rights because they are outside the village republic, and because they are outside the so-called republic, and they are outside Hindu fold. साथियों, ये बाबा साहब 1936 में लिख रहे थे, जब वो कह रहे थे कि नहीं, यहां पर इस गांव में अस्पृश्यों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आप कहेंगे बाबा साहब तो 1936 में लिख रहे थे, आज तो 2005 है, भारत के गांवों में बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन साथियों, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, बाबा साहब ने अपने उनके वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 88 पर एक गांव है चकवारा,
उसका जिक्र किया था 1936 में। 1936 में चकवारा गांव का जिक्र किया था और यह कहा था कि यहां के शेड्यूल्ड कास्ट लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे और देसी घी का खाना बना करके खा रहे थे इस गांव में। जब देसी घी की महक उड़ी तो वो सवर्णों की बस्ती में गई। अरे सवर्ण बस्ती के लोग डंडा लेकर के उन शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मारने के लिए दौड़े कि देसी घी का खा रहे हो बेटा, और उन्होंने दौड़ा दौड़ा को मारा। लेकिन 2003 में चकवारा में ही एक घटना हुई। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो याद होगा कि 2003 में उसी चकवारा गांव में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। मंदिर में घुसने तो छोड़ दीजिए, हमें मंदिर में नहीं घुसना था। वहां पे लोगों ने कहा शेड्यूल्ड कास्ट के, हम मंदिर में नहीं जाना चाहते थे, हम तो उस तालाब से पानी लेना चाहते थे। साथियों, उस तालाब से पानी लेने नहीं दिया गया। और 2003 में एक घटना और हुई झज्जर की। झज्जर में क्या हुआ? झज्जर में 5 शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया और केवल उनका अपराध इतना था कि उन्होंने पुलिस वालों को घूस नहीं दिया गया। अगर आप इस आंकड़े से भी सहमत नहीं हैं तो मेरे पास एक आंकड़ा और है, और वो है साउथ इंडिया के पापमपट्टी जिले का। पापमपट्टी जिले में, जो कि 1996 में पापमपट्टी जिला पंचायती राज एक्ट के तहत यहां पर जो सरपंच की पोस्ट थी वह शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई 1996 में। और साथियों, आज का वो दिन है कि वहां पर अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाया है। सरकार चाहकर भी उस पापमपट्टी के ग्राम पंचायत में इलेक्शन नहीं करवा पा रही है। और वहां के थीवर समाज के लोग क्या कहते हैं, मैं इसको आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। थीवर समाज के लोग कहते हैं कि परंपरागत जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वहां पर पल्लर समाज के लोग हैं और परया समाज के लोग हैं, चकलियार समाज के लोग हैं। और वो कहते हैं कि जो पल्लर समाज के लोग हैं वो तो हमारे अधिमय कुटुंबकम का मतलब हुआ कि वो हमारे दास परिवार हैं। आज 2005 में वह पापमपट्टी जिले के ग्राम पंचायत में यह कहा जा रहा है कि जो एससी समाज के लोग हैं वो हमारे दास परिवार के लोग हैं। यह सोच है। और वो कहते हैं, थीवर समाज के लोग कहते हैं कि यह परंपरा हमने नहीं बनाई, यह तो दैविक परंपरा है, यह तो दैविक परंपरा है, भगवान ने बनाई है। इसको भारत सरकार की राज्य सरकार नहीं तोड़ सकती, इसको पार्लियामेंट नहीं तोड़ सकता और न ही इसको इलेक्शन कमीशन तोड़ सकता है। साथियों, इस ग्राम समाज में, जिसको गांधी कभी विलेज रिपब्लिक कहा करता था, गांधी बाबा कहता था कि यह तो हमारे विलेज रिपब्लिक है, हम ग्राम स्वराज लाएंगे। उस ग्राम स्वराज में आज 2005 में यह धारणा है कि एससी समाज का, अस्पृश्य समाज का आदमी केवल दास है और यह प्रथा भगवान ने बनाई है और इस भगवान की बनाई हुई प्रथा को कोई नहीं तोड़ सकता, न भारत का संविधान, न भारत की पार्लियामेंट। उस समाज में, उस जगह आप ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू करने की बात कर रहे हो। अरे किसको झांसा दे रहे हो भाई, किसको झांसा दे रहे हो? पहले अपना ग्राम तो सही कर लो, गांधी का ग्राम स्वराज तो सही कर लो,
मेटकाफ का विलेज रिपब्लिक तो सही कर लो, तब उस ग्राम में रोजगार गारंटी योजना चलाना, वरना वहां पर आज भी लोग ये कह रहे हैं, तीवर लोग ने कहा कि अगर हमारे गांव की लीडरी शेड्यूल कास्ट के हाथ में चली गई तो हम लोग शेड्यूल कास्ट गांव के रहने वाले कहलाएंगे और हमारी लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट गांव में रहते हैं। यह सोच 2005 में जब आप 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर एज के साथ चांद पर पहुंच रहे हैं और आप कह रहे हैं देखिए हमारे यहां ग्लोबलाइजेशन हो गया है, भूमंडलीकरण हो गया है और पूरा ब्रह्मांड एक विलेज बन गया है, उस ग्राम में यह सोच आज भी पल्लवित हो रही है। साथियों, ये शर्म की बात है उन लोगों को जो ग्रामीण रोजगार योजना एक्ट के तहत हमारे मूल निवासी भाइयों को बरगलाना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन हम इस रोजगार को लागू नहीं करवा सकते। जैसे पहले पट्टा तो बंटता था, कब्जा कभी नहीं मिलता था, आज भी रोजगार की गारंटी तो होगी, लेकिन रोजगार मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होगी। कानून की तो गारंटी होगी, लेकिन रोजगार मिलेगा और तो वो नहीं हो सकती। तो साथियों, मैं इस ये कानून क्यों फेल होगा, ये क्यों फेल होगा, इसके मैं पुख्ता प्रमाण लेकर के आया हूं और मैं केवल 2 उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है मेरा। 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, आपको पता होगा कि 2002 और 2003 में आंध्र प्रदेश से जो लोग आए हैं, आंध्र प्रदेश में अनाज के लिए काम का प्रावधान शुरू किया था चंद्रबाबू नायडू की जो है सरकार ने, बहुत जोर से अन्न की जगह काम करवाने का। एक बेचारा अपना भाई वहां पर ये उसका नाम है अप्पाला करके, वह बेचारा काफी, जिसे कहना चाहिए तेज तर्रार आदमी था। उसने कहा अरे ग्राम अनाज के प्रति काम हो रहा है, चलो अपने गांव में इसी बहाने हम विकास करवाते हैं। और उसने क्या किया, उसने लोन लेकर के लोगों को अनाज बांटा कि जिसके तहत वो लोग काम करें और सरकार से अनाज आता रहेगा। सरकार ने उस ग्राम पंचायत के सरपंच को 250 कुंटल, उस ग्राम के पंचायत के सरपंच को 250 कुंटल अनाज देने की बात कही और उससे यह कहा कि आपको 250 कुंटल अनाज मिलेगा और आप इस ग्राम पंचायत में काम कराइए और हम आपको 250 कुंटल अनाज देंगे, तब आप बांट दीजिएगा। और वो बेचारा हट्टा कट्टा आदमी, उत्साही आदमी, हमारे लोग तो उत्साही होते हैं, और उसने क्या किया कि जो है उसने काम कराना शुरू कर दिया और उसने काम कराया, खूब काम हुआ। और काम खत्म होने के बाद साथियों, जब आपूर्ति की बात आई, जब अनाज देने की बात आई, तो सरकार ने कहा पहले नहीं भाई 250 कुंटल तो आपको नहीं मिल पाएगा, 150 कुंटल देंगे। 150 कुंटल भी नहीं दिया उसको। जब खेप आई तो केवल 28 कुंटल मिला। वह आदमी आत्महत्या कर गया। उसने आत्महत्या के लिए अटेम्प्ट किया। क्यों? उसके पीछे और कहानी है। उसने लोन लिया था, लोन लेकर के काम कराया था, अनाज खरीदा था, लेकिन उसके साथ साथ उसने पैसा ब्याज पे लेकर के, जो वहां का नायडू ने कहा कि जो 40,000 रुपया उसने पंचायती राज के जूनियर इंजीनियर को घूस दिया कि वह उस एरिया में काम को सैंक्शन कर दे। 40,000 रुपया घूस दिया उसने कि हमारे यहां काम कर दो, और 5,000 रुपया उसने डिविजनल इंजीनियर को कार सैंक्शन करने के लिए घूस दिया। साथियों, आप बताइए कि आप इस
ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट में क्या घूस को रोक लेंगे? क्या घूस को रोकने का आपने कोई प्रावधान बनाया है? या जो सरपंच हमारा होगा, क्योंकि अब तो 1,88,000 ग्राम पंचायतों में जो सरपंच हैं वो हमारे लोग हैं, मूल निवासी समाज के लोग हैं, 1 लाख लोग हो रहे हैं। वो तो क्या आप समझ रहे हैं कि उनको सही समय पर अनाज देंगे ये लोग? हमारे भाई लोग अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो सरपंच होंगे वो काम कराएंगे तो ये सवर्ण उनको अनाज भी नहीं देंगे। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं अपने भाइयों से कि अगर आप अपने इलाके में कोई काम करवाए तो सजग होकर करवाए, वरना इस चक्कर में न फंसे कि सरकार तो खेप भेज रही है, लाओ हम लोन लेके काम करवाते रहें। मैं इसलिए भी आपको आगाह करना चाहता हूं, आप कभी काम नहीं करवाना चाहते। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण कि इस पूरे प्रकरण में धांधली हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसका उदाहरण इसी महाराष्ट्र में मौजूद है। ग्रामीण रोजगार गारंटी की स्कीम भारतवर्ष में अगर सबसे पहले लागू हुई तो इस महाराष्ट्र में हुई 1972 में। 1972 और 73 में लगातार आज भी 30 वर्षों से 32 वर्षों से यह ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम इस महाराष्ट्र में चल रही है। आप मुझे बताइए कि 30 वर्षों से मुसलसल यह स्कीम चली आ रही है, यह रुकती क्यों नहीं भैया? रुकती क्यों नहीं भैया? 30 साल में आप क्या इस महाराष्ट्र के जितने गांव हैं उनका विकास नहीं कर पाए? 30 वर्षों में अगर मुसलसल यह ग्रामीण एरिया में काम हो रहा था तो सभी गांव को डेवलप हो जाना चाहिए था। अरे कितना समय चाहिए आपको? 30 वर्षों में तो आपको डेवलप कर लेना चाहिए सभी का, लेकिन आपने इसका मतलब डेवलप नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोरी की। और कहां कहां चोरी की? गरीबी में गांव में कोई भी कमी नहीं आई है। अभी उतने ही गरीबी रेखा के नीचे आज भी लोग हैं। मजदूरी देने में काफी घपले हुए हैं, ये वो बता रहा है। जो भी संपत्ति बनाई गई, जैसे रोड बनाई गई, वो धुल गई, फिर से आपने रोड बनाई, फिर से आपने ठेका दिया। ठेका किसको दिया? किसी मूल निवासी समाज के लोग को तो दिया नहीं होगा आपने सवर्ण को ठेका दिया, उसने काम करवाया, अपनी खेत में पैसा लिया। यानी कि ऊपर वाला खुश, नीचे वाला खुश, ऊपर वाला खुश, नीचे वाला घुस। कैसे कि आपको तो मिल रहा है वही ढाक का 3 पात, आपको मिल रहा है वही ढाक का 3 पात और ऊपर वाले की भर रही है जेब। इसलिए साथियों 30 वर्षों में यहां पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और आज भी महाराष्ट्र के गांव उसी तरह गरीबी रेखा के नीचे विराजमान है। लेकिन साथियों जो सबसे विकट समस्या है, बस आखिरी पॉइंट है मेरा ये, जो सबसे विकट समस्या है मूल निवासी समाज के सामने, वो अब आ रही है। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया है वह किस माहौल में आया है? मैंने ग्राम का माहौल बता दिया, मैंने बता दिया इसमें धांधली होगी, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ग्राम सभा का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन राष्ट्र का क्या माहौल है, बस इसको मैं बता के खत्म कर रहा हूं। राष्ट्र का क्या माहौल है? राष्ट्र का माहौल है कि आजादी के बाद पहली बार भारतीय कृषि में प्रति व्यक्ति अन्न की उत्पादन में कमी आई है। पहली बार 1950 से लेकर पहली बार प्रति व्यक्ति अन्न के उत्पादन में कमी आई है। और ये हम समझ रहे हैं, ये अगर उत्पादन में कमी आई है तो सबसे पहले अन्न किसका कटेगा? इस मूल निवासी समाज का कटेगा। जो आजादी के बाद ग्रामीण भारत में जो संकट 1990 में उभरा, उसके तहत सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो फसल गरीब आदमियों द्वारा उगाई जाती है और वही काटी जाती है। यानी कि जो मोटा अनाज है,
ज्वार बाजरा, उसके उत्पादन में सबसे कमी आई है, सबसे कम कमी आई है। जो दालें हैं, दालों का जो उत्पादन है वो आधा हो गया है। और जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है, उसके अनुसार 1997 से 2001 के बीच भूखों की संख्या 190 लाख बढ़ गई है। आप बताइए, 4 साल में 190 लाख भूखों की संख्या इस भारतवर्ष में बढ़ गई है। हमारे लगभग आधे बच्चे जो पैदा होते हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। भारतवर्ष में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा एनीमिया वर्ल्ड में भारत में पाया जाता है। साथियों, यह है भारतवर्ष की पूरी आपके सामने तस्वीर, और इस तस्वीर के तहत आप बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम, मारने का कार्यक्रम बना रहे हो, और वो कार्यक्रम है ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। तो साथियों, यह एक्ट कितना ड्रैकोनियन है, यह एक्ट कितना भीषण है, इसकी आप तासीर को समझिए, इसके लेटेंट फैक्ट को समझिए, और तब आप कहीं जाकर पे इस पर निर्णय लीजिए कि यह जो सरकारें कर रही हैं, जो साम्यवादी सरकारें हैं, कांग्रेसवादी गांधीवादी सरकारें हैं, ये आपका कितना हनन, कितना दोहन, कितना शोषण कर रही हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और तब कहीं जाकर के आप अपने आप को लामबंद कर पाओगे। अगर आप इस बात को समझोगे तभी आप अपने आप को बामसेफ के झंडे तले लामबंद कर पाओगे, और तभी इस तेज लड़ाई को तेज कर पाओगे, वरना लड़ाई तेज होने वाली नहीं है। आप यूं ही कटते रहोगे, हम यही चिल्लाते रहेंगे, बात वहीं की वहीं होती रहेगी, बात आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए साथियों, आज मैं आप सबका नाम अपनी डायरी में लिख रहा हूं कि आने वाले समय में आप इस आंदोलन को और तेज गति दोगे, जिससे कि हम इस पंडाल में नहीं बल्कि जब अपनी रैली करें तो रेला नजर आए और लगे कि बामसेफ हो गया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।